हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपन बात करने वाले हैं 2024 मॉडल तो सुजुकी जिक्सर S125 वर्सेस RM5M के बारे में। तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूजन में है इस दोनों बाइक को लेके कि भाई कौन सी बाइक लूँ या फिर कौन सी बाइक इसमें बेहतर रहने वाली है। आप यहाँ पे देख रहे हो, फिलहाल के लिए अपने पास RM5 अवेलेबल तो है नहीं, लेकिन भाई आपका भाई जो है विदाउट RM5 के साथ, मतलब RM5 यहाँ पर अवेलेबल तो है नहीं, कि आपका भाई जो है इन दोनों बाइक्स के रिलेटेड आपके मन में जो भी ख्याल चल रहे तो भाई पूरा मैं आपको जो है आपके कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। आपके पूरे ख्याल को जो है साफ साफ मतलब आपके आंसर जो भी होंगे इस दोनों बाइक से रिलेटेड, तो आपको मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। आपके क्वेश्चंस के जो आंसर यहाँ पे देने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये सुन लीजिए दोस्तों, अगर आपको इस गाड़ियों के बारे में, दोनों बाइक गाड़ियों के बारे में कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में समझ में आने वाली है। और दूसरी बात यह कि आपको लास्ट तक देखने के बाद वीडियो जरा से भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को एंड लाइक द वीडियो, ठीक है। तो मैं आपका ज़्यादा समय लूंगा नहीं और खुद भी ज़्यादा यहाँ पर मतलब टाइम पास करूंगा नहीं। आपको जो सारी चीज़ें दोनों की बता देने वाला हूँ, कौन सी बाइक कहाँ पर बेहतर निकल के आती है या फिर कौन सा बाइक का परफॉर्मेंस का किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा निकल पाती है, तो वही सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ज़्यादा मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा नहीं, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट मैं आपको समझाना चाहूँगा, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करता है और दोनों को जो है मैं आपको मतलब ऊपर नीचे जो है पॉइंट्स बताते रहूँगा, आपको समझ नहीं पड़ेंगे उतने पॉइंट्स, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है भाई दोनों का प्राइसिंग। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पर ये गाड़ी विनर निकल के आती है, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा बढ़िया लुक इस प्राइस पॉइंट में मिल जाता है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा बढ़िया लुक चाहिए तो आप RM5M की तरफ जा सकते हो, लेकिन आपको जो है 50,000 तक ज़्यादा पैसे पेड करने पड़ेंगे। मतलब कि अगर मैं इसकी ऑन कॉस्ट की बात करूँ तो भाई ये 1,80,000 रुपीज़ ऑन आपको देखने को मिलती है ऑल इन महाराष्ट्र। और उसकी बात करूँ RM5M की तो वो 2,35,000 रुपीज़ तक उसका प्राइस निकल के आता है। तो भाई आपको मोटा खर्चा यहाँ पर जो 40 से 50,000 तक आपको उसकी ज़्यादा पेड करने पड़ेंगे अगर आप RM5 को परचेस करना चाहते हो तो। बाकी अगर मैं इंजन परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई ऑब्वियसली RM5M जो है वहाँ पर विनर हो जाती है, किलर विनर निकल के आती है, क्योंकि भाई उसमें जो है मतलब भले इनके जो इंजन डिस्प्लेसमेंट की या फिर सीसी की बात करें भले ही सेम हो, लेकिन उसका जो इंजन ज़्यादा पावर जनरेट कर पाता है, 18 PS की पावर और जो 14 Nm टॉर्क तक उसका पावर निकल के आता है। और इसकी बात करते हो भाई ये कुछ 13.8 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क्स एंड 13.6 PS ऑफ पावर ये जनरेट कर पाती है, जो कि मतलब RM5 से कंपेयर करने लायक तो है नहीं, लेकिन काफ़ी सारे लोग 155 cc को कंपेयर कर देते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को क्रिएट करा है। यही इसका जो मेन रीज़न रहा है, तो ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा इस वीडियो में। अगर मैं पावर एंड परफॉर्मेंस की बात करूँ यहाँ पे किलर विनर कौन है, RM5M ही है, ठीक है। बाकी अगर मैं लुक्स और डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पर मैं फिर से विनर RM5 को कहूँगा, लेकिन आप बात सुन लीजिए, इसका जो जिस प्राइस पॉइंट में ये आती है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये यहाँ पर किलर विनर कहलाती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास बजट कम है लेकिन आपको लुक्स भी ज़्यादा मतलब फुल्ली फेयरिंग बॉडी टाइप आपको चाहिए, आपका ड्रीम है कि भाई मुझे फुल्ली फेयरिंग टाइप बॉडी वाली गाड़ी मैंने ज़िंदगी में मुझे यूज़ करनी है या फिर मुझे होच चलनी है, वाइब लेनी है, तो आप कम प्राइस पॉइंट में इसको भी उठा सकते हो। बाकी अगर आपका ज़्यादा मतलब आपको हाइपर परफॉर्मेंस चाहिए विद क्रेजी लुक्स तो भाई आपको RM5M ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर। तो मैंने इसको विनर क्यों कहा है, प्राइसिंग के हिसाब से। बाकी अगर मैं आपको उस प्राइस पॉइंट में ही गाड़ी लेनी है तो भाई वहाँ पर जो है ऑब्वियसली मतलब RM5M ही विनर हो जाती है, ठीक है। बाद में हम इसका माइलेज देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर माइलेज भी दोनों गाड़ी में ऑलमोस्ट सेम मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको RM5 यहाँ पर विनर मतलब लगेंगे, क्यों, क्योंकि उसका जो इंजन जो ज़्यादा पावर जनरेट कर पाता है, फिर भी इसका और उसका जो एवरेज है ऑलमोस्ट सेम है। आपको दोनों गाड़ियाँ 45+ का एवरेज दे देती है जब तक आप गाड़ी को इको पर चलाते हो। इको मीन्स 70-80 60-70-80 के बीच अगर आप चलाते हो कंटिन्यूसली तो दोनों गाड़ी आपको 45+ का एवरेज यहाँ पर मतलब 45+ के MPL का एवरेज आपको इजीली दे देती है। बाकी अगर आप हाइपर परफॉर्मेंस पर चलाते हो तो RM5 में VVA टेक्नोलॉजी आती है, उस वजह से जो है गाड़ी मतलब 7,000 RPM आप जब भी क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर जो है आपको मतलब 40 के नीचे ये एवरेज यहाँ पर नहीं मिलेंगे। बाकी अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसमें कुछ टेक्नोलॉजी आता नहीं है। वहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ यहाँ पे मेंशन है सुजुकी इको परफॉर्मेंस। मतलब इको परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं कि भाई 40-50 पे अपनी बाइक भागती है, ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो गाड़ी है 80-90 पे क्रूज करने के लिए बनी हुई है, तो आप इस फील्ड पे अगर चलाते हो तो अपनी गाड़ी स्टेबल भी रहती है, कोई चीज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन RM5 का सीन क्या निकल के आता है कि RM5 ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर पाते, तो भाई उसमें VVA आता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो एवरेज उसका गिर जाता है। लेकिन इसका में इसको कुछ सीन नहीं होता है, आपको किसी भी कंडीशन में आपको जो है 40+ के एवरेज ये दे देंगे, तो यहाँ पर ये सुजुकी का प्लस पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है। बाकी अगर आप दोनों को इको परफॉर्मेंस पे ही चलाते हो, RM5 रहे या फिर ये रहे, तो आपको दोनों ही गाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस मतलब अच्छा आपको माइलेज दे देंगी यहाँ पर। और बाकी अगर मैं यहाँ पर प्लस पॉइंट की बात करूँ तो भाई इस गाड़ी का वेट RM5 से ज़्यादा है। मतलब ये भी कहीं ना कहीं मात खा जाता है कि भाई इसका इनिशियल में या फिर टॉप एंड टच होने में थोड़ा सा RM5 से देर लगती है। RM5 जो है 150 150 भी क्रॉस कर देती है जल्दी जल्दी।
तो ये अपना जो 130 इसका जो इसका टॉप स्पीड मैं बात करूँ तो 130 निकल के आता है। 130 के हिसाब से ये थोड़ा सा मतलब दम लगाना पड़ता है, इसको ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ता है गाड़ी के इंजन को। तो इसका फर्स्ट रीज़न है भाई, इसका वेट भी ज़्यादा है RM5 से, 7 किलो ज़्यादा है वेट है। RM5 बड़ी होने के बाद भी कम वेट में आती है। तो आप इतना समझ लीजिए RM5 के ज़्यादा भागने के भी यहाँ पर एडवांटेजेस है। उसका विंडशील्ड भी ज़्यादा बड़ा है, या फिर मैं उसका कहूँगा एयरोडायनेमिक्स ज़्यादा इससे बेहतर है। तो उस वजह से RM5 ज़्यादा अपना जो है पावर भी दे देती है, और ऊपर से उसका एयरोडायनेमिक्स हम जिसे कहते हैं एयरोडायनेमिक्स उस वजह ज़्यादा बेहतर है इस गाड़ी से। तो वहाँ पर जो RM5 खास विनर निकल के आती है पावर के बारे में, या फिर इनिशियल पोटेंशियल में जो भी को टॉप एंड के बारे में ज़्यादा मतलब इंजन ज़्यादा और जो पावर जो गाड़ी तक मतलब टायरों तक पहुँचा पाता है और भाई अपना टॉप स्पीड अचीव कर पाता है। लेकिन इस बाइक्स में वो चीज़ें नहीं हो पाती जल्दी। हालांकि इसका भी फेयरिंग बॉडी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इसका एडवांटेज निकल के आता है, लेकिन आप RM5 से कंपेयर करते हो तो थोड़ा सा इंजन इसका डाउन फ्लो में ही निकल जाता है। तो आपको इतनी बात समझनी ही पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा पावर की आवश्यकता है, फिर आप ज़्यादा पावर लवर हो, तो आप ऑब्वियसली आप आँख बंद करके RM5 की तरफ ही चल जाओ। अगर आप मेरे तरह डिसेंट बंदे हो, आपको 80-90 पे क्रूज करना अच्छा लगता है विदाउट एनी टेंशन, तो भाई आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। विथ फुल्ली फेयरिंग बॉडी टाइप के साथ आती है भाई अपनी बाइक एक्सप्रेस मोड, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। ठीक है, देन आगे का अगर बात करें वो इन दोनों गाड़ी की फीचर्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली वहाँ पर भी RM5 ही विनर होती है। बाकी अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें भी आपको कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। मतलब ब्लूटूथ अगर आपको इसमें करते हो तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आप यहाँ पर एडवांस फीचर आप यूज़ कर सकते हो। एडवांस फीचर मतलब कुछ अगर आप कुछ कॉल वगैरह आते हैं, कुछ भी मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, आप उसको समझ लीजिएगा। कैमरा काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब चीज़ें, बैटरी वगैरह, नेविगेशन वगैरह आप भी दिखा रहा था, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। बाकी RM5 की बात करूँ इसमें ज़्यादा प्रो लेवल की फीचर्स मिलते हैं उस वजह से, और जो उसमें TCS वगैरह कुछ चीज़ें आ जाती तो भाई वो ज़्यादा आगे ही निकल जाती, तो भाई उसका कीमत इससे 50,000 ज़्यादा, तो वो चीज़ें होनी भी चाहिए थी, वैसी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं प्राइसिंग की सबसे बात करूँ तो यहाँ पर ये भी विनर हो जाती, क्योंकि भाई सबसे पहली बात अगर मैं बिगेस्ट यहाँ पर जो है इसकी प्लस पॉइंट की बात करूँ RM5 से कंपेयर करते हुए, तो ये इसमें आता है भाई कंफर्ट इसका इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप इसको चला लेते हो 50 किलोमीटर नॉन स्टॉप और उसको चला लेते हो 50 किलोमीटर नॉन स्टॉप, तो आपको साफ साफ फर्क दिख जाएगा। क्योंकि भाई इस गाड़ी में आता है पोस्चर, जो सिटिंग पोस्चर है, फिर हम कहेंगे सीट का जो मतलब कंफर्ट होता है ना, सच में बता रहा हूँ आपको, RM5 से 10 गुना जाता है, चाहे पिलियन हो या फिर राइडर सीट हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहली बात सुन लीजिए। आप जब भी इस गाड़ी पर बैठते हो राइडर सीट पर, और जब भी आप यहाँ पर मतलब राइडिंग के लिए बैठोगे तो आपके हाथ यहाँ पर होता है, लेकिन आप RM5 पे जब बैठोगे तो आपके हाथ यहाँ पर रहने वाला है। मतलब कि साफ साफ बात है, आपको ज़्यादा झुकना पड़ेगा, वहाँ पर अपने रेस्ट होंगे, शोल्डर होंगे, कमर होंगे, जहाँ पे दर्द होना फिक्स है RM5 के साथ। लेकिन ये बाइक जो है आपको वो चीज़ें होने नहीं देंगी। आपको जो आप इस पर 90 पर क्रूज करिए, आप इसको 100 किलोमीटर भी नॉन स्टॉप चला लीजिए, तो आपको पेन होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई 0% अग्रेसिव है, आपको ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता। झुकना ऑब्वियसली आपको झुकना पड़ेगा, लेकिन लिमिटेड, जो कहोगे आपको ज़्यादा पेन फील नहीं करवाएगा। और बाकी अगर मैं पिलियन की बात करूँ तो पिलियन भी RM5 से 10 लाख गुना ज़्यादा बेहतर है। अगर आप यहाँ पे पंच भी देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा मतलब सॉफ्टी पंच है। और ऊपर से अगर आप RM5 का पंच देखते हो यम का, तो भाई पूरा जो पतला सा है, और पंच की बात छोड़ो भाई, उसमें जो है सीट का साइज इससे भी ज़्यादा छोटा है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं RM5 से इसमें बेहतर निकल के आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। वो बाद में वजन का भी बता दिया कि वजन भी इसका ज़्यादा है RM5 से। तो थोड़ा सा जो है अपना गाड़ी जो है थोड़ा पावर जो है ज़्यादा कम होने के बाद भी मतलब भाग तो पाती है, लेकिन इसका वजन जो RM5 से भी 7-8 किलो ज़्यादा है। तो भाई ये सब चीज़ें झुके रहती है कहीं ना कहीं, मतलब उसमें पर्दा होता है। तो मैं आपको वही हटा के दिखा रहा हूँ कि भाई ये सब चीज़ें है इस गाड़ी के बारे में रिलेटेड। RM5 से आप कंपेयर करते हो तो, क्योंकि भाई दोनों की इंजन ऑलमोस्ट सेम डिस्प्लेसमेंट के साथ आते हैं, 155 सीसी लोग बोल देते। तो भाई ये चीज़ें है भाई दोनों गाड़ी के बारे में। बाकी अगर मैं इंजन की बात करूँ तो वही चीज़ें भाई, उसमें लिक्विड कूल्ड आता है, इसमें एयर कूल्ड आता है। तो लिक्विड कूल्ड ज़्यादा सक्षम रहता है, ज़्यादा लॉन्ग रूट्स के लिए ये भी सक्षम है। लेकिन इसका जो है जो समर डेज में थोड़ा सा ज़्यादा इंजन हीट होता है। बाकी अगर मैं नॉर्मल डेज में या फिर विंटर या फिर मानसून की बात करूँ तो ये इंजन भी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस अपना दे सकता है, कोई दिक्कत आती नहीं है। और काफ़ी सारे लोगों ने इसको 200 किलोमीटर भी नॉन स्टॉप चला लिया है, काफ़ी मतलब कोई दिक्कत नहीं भाई। ऊपर से सुजुकी ये जापानीज ब्रांड है, यामाहा की तरह ही डेवलप्ड है, तो ऐसी बात नहीं कि एयर कूल्ड है तो कुछ भी हो जाएगा। बस समर डेज में आपको ज़्यादा थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे चिंता करने की बात रहती है, क्योंकि पूरा एरिया गर्म रहता है। जब भी अपनी गाड़ी 70-80 पे हाईवेज पर चलती है दोपहर के समय, सूरज महाराज पूरे तपे हुए रहते, तो भाई हीटी एरिया होने की वजह से जो भी हवा यहाँ से आकर टकराती है तो वो पूरी इंजन से टकराती है। तो भाई इंजन ऑब्वियसली गर्म है ऑलरेडी, और गर्म हवा इंजन को लगने वाली, तो भाई इंजन ठंडा होगा कहाँ से, जो कि मेनली इंजन ठंडा होने का
यही एक मतलब सिंपल फॉर्मूला रहता है। कंपनी यही एक रीज़न देती है कि भाई गाड़ी जब भी भागेंगी तो आगे से जो भी हवा टकराएंगे इंजन के साथ वो ठंडी हवा होनी चाहिए, तब जाके अपना इंजन ठंडा होगा। बाकी समर डेज में वही चिंता मतलब थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम है। बाकी समर डेज में मैं घूमता भी नहीं हूँ तो मुझे ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। बाकी अगर आप मेरी तरह ही विंटर या फिर मानसून में ज़्यादा राइडिंग करते हो तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी R15 की बात करो तो R15 में लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी आती है, इसलिए आप कौन से भी सीज़न में चला लीजिए उसमें आपको शायद से ये दिक्कतें मतलब आएंगी ही नहीं और आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका प्राइस भी उतना ज़्यादा है और ऊपर से उसमें लिक्विड कूल जैसी टेक्नोलॉजी आती है तो भाई ऑब्वियसली वो चीज़ें उसमें होनी ही चाहिए। बाकी कुछ नहीं भाई, यही चीज़ें थी भाई। लास्ट में आपको यही ओपिनियन मेरा है कि भाई आप अगर आप कंफ्यूजन में हो, अगर मैं आपका साफ साफ आंसर दे दूँ भाई कौन सी बेहतर है, तो आपको एक डिसेंट पावर चाहिए। आप एक 70-80 पे क्रूज करने वाले हो, 90 तक आप क्रूज करते हो हाईवेज पर, तो आपके लिए और ऊपर से आपको कंफर्ट भी चाहिए अच्छा खासा, तो भाई आपके लिए यह अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। बाकी अगर आपको हाइपर पावर चाहिए, हाइपर परफॉर्मेंस चाहिए, आप कंफर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो थोड़ा बहुत, तो आप ऑब्वियसली RM5M की तरफ जा सकते हो। यही मेरा लास्ट का ओपिनियन रहेगा। बाकी कुछ मैं कहना नहीं चाहता यहाँ पर, खुद की बाइक की ज़्यादा तारीफें करूँगा नहीं, और जो मैंने एक्सपीरियंस का है वही आपको मैं शेयर कर रहा हूँ भाई, कि भाई कंफर्ट के बारे में यहाँ पर आप इसको राजा मान सकते हो, और बाकी पावर के बारे में ऑब्वियसली आप उसको राजा मान सकते हो RM5M को। ठीक है, तो आपका आई होप कि आपका जो कंफ्यूजन जितना भी रिलेटेड होगा इस बाइक्स पे, दोनों बाइक से रिलेटेड होगा, तो पूरा मैंने क्लियर कर दिया मैं आशा करता हूँ। बाकी अगर आपका कुछ भी पर्सनल अगर आपका सवाल रहता है तो आप आपके लिए आपके भाई ने कमेंट बॉक्स खुला रखा हुआ है, बिजनेस आप पूछ लीजिएगा, आपको मैं उसके आंसर देने की कोशिश जरूर से करूँगा। ठीक है, तो चलते अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो दोस्तों। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगा दोस्तों, बाय बाय।